वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ बीसीसी पढ़ने वाले हैं। बीसीसी का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की जो पैकिंग की इफ़िशियंसी है वो किस तरह से है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आएगा, कैलकुलेट पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ बीसीसी। तो इसके 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगी कैलकुलेट रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर किसे कहा जा रहा है? एटम को। तो कैलकुलेट रेडियस ऑफ स्फीयर। स्टेप 2 रहेगी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो जितने भी पार्टिकल्स है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। और स्टेप 4 कैलकुलेट पैकिंग इफ़िशियंसी। ये 4 स्टेप्स रहने वाले हैं। सबसे पहले बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप इस फिगर को देखिए, मैं यहाँ पर इस फिगर को मार्क करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। इस फिगर को तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है और इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रखा हुआ है और हर एक कॉर्नर पर आपको पार्टिकल नजर आ रहा है इस तरह से। ओके, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी, जिसमें हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल होगा और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। इसका सेकंड जो व्यू है वो स्पेस फिलिंग डायग्राम है, ये वाली। यहाँ पर आपको पूरा उसका अंदरूनी स्पेस बताया गया है कि जो ब्लैक से है वो बॉडी के सेंटर में रखा हुआ स्फीयर है और कॉर्नर के जो स्फीयर्स है उनका आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। तो हर एक कॉर्नर के हिस्से में कितना पार्टिकल आएगा, ये लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया है 1/8, इस तरह से 1/8 कॉर्नर पार्टिकल। लाइक दिस। और सेंटर का जो पार्टिकल है बॉडी के सेंटर में वो कंप्लीटली उसी बॉडी को बिलोंग करता है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि बीसीसी में टोटल हमने कैलकुलेट किया तो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये जितने भी एटम्स है बीसीसी के, यानी कि 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स है और बॉडी के सेंटर में एक एटम है, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये टचिंग होते हुए यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है और इस फिगर को हम बोलते हैं बॉल मॉडल, यानी यहाँ पर बॉल के जरिए एटम्स बताए गए हैं, स्फीयर्स के जरिए बताए गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी स्फीयर्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, अब हमको यहाँ पर ये जितने भी स्फीयर नजर आ रहे हैं उसमें हर एक स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हमने अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर 3 स्फीयर्स सेलेक्ट किए हैं और इन स्फीयर्स को हमने लेबलिंग की है, स्फीयर ए, स्फीयर सी और स्फीयर एफ। अब ये स्फीयर्स एग्जैक्टली कहाँ पर नजर आ रहे हैं? आप देखिए, स्फीयर ए कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। और ये कॉर्नर कहाँ का है? बैक साइड का है या फ्रंट साइड का है? फ्रंट साइड का है। ओके, और जो स्फीयर सी है ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में है रखा हुआ। और स्फीयर एफ कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। लेकिन ये कॉर्नर कहाँ का है? फ्रंट साइड का है या बैक साइड का है? यस, ये बैक साइड का है। अब
इन 3 स्फीयर्स को एक दूसरे से टच करते हुए बताया गया है और ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जब हम तीनों स्फीयर के सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ये लाइन इस यूनिट सेल के बॉडी से गुजर कर जा रही है, बॉडी से पास हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, वितर बोलेंगे। ये डायगोनल है, ओके। और इस ये डायगोनल उस यूनिट सेल के बॉडी से गुजर कर जा रहा है, इसलिए उसे बॉडी डायगोनल कहेंगे। तो बॉडी डायगोनल आपको नजर आ रहा है, बॉडी डायगोनल यानी कि इस यूनिट सेल के बॉडी से पास हो रहा है डायगोनल, और उसका नाम क्या है, AF, ओके। ये बॉडी डायगोनल है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप इसके फेस पर देखिए, हमने यहां पर जो लेबलिंग की है कॉर्नर्स पर, हमने 2 कॉर्नर को लेबलिंग की है, यूनिट सेल के 2 कॉर्नर। सामने का जो कॉर्नर है उसे D लेबलिंग दी है, और जो बैक साइड का कॉर्नर है उसे E लेबलिंग दी है। तो ये जो 3 पॉइंट्स आप कनेक्ट करेंगे, कौन कौन से, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F, ओके। तो ये 3 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या होना चाहिए, DEF, DEF, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पर एंगल DEF कितना है बच्चों, 90 डिग्री, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल DEF। यहां भी आपको डायगोनल नजर आ रहा है, और ये डायगोनल फेस से पास हो रहा है, बॉडी से पास नहीं हो रहा है। तो इस फेस डायगोनल का नाम क्या है बच्चों, बोलिए, DF, ये फेस डायगोनल है, ओके। तो यहां पर हम ओवरऑल 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल बॉडी में है और एक ट्रायंगल फेस में है, और दोनों भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन कौन से 2 ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल AFD, AFD। AFD ट्रायंगल इस यूनिट सेल के बॉडी में मौजूद है, इसलिए उसे बॉडी ट्रायंगल कहेंगे। और ट्रायंगल DEF ये उस यूनिट सेल के फेस में मौजूद है, इसलिए उसे फेस ट्रायंगल कहेंगे। तो इस डायग्राम में आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। पहला ट्रायंगल ट्रायंगल DEF जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसके फेस में तैयार हो रहा है, इसलिए उसे फेस ट्रायंगल कहेंगे। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रायंगल AFD, ये उसके बॉडी में फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसे बॉडी ट्रायंगल कहेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डायगोनल भी आपको 2 नजर आ रहे हैं। एक बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल का नाम है AF, और दूसरा फेस डायगोनल है, उसका नाम है DF, ओके। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल DEF को कंसीडर करेंगे। DEF ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, और इस ट्रायंगल को हम क्या बोल रहे हैं कि इस यूनिट सेल के फेस में मौजूद है, इसलिए इसे फेस ट्रायंगल कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल DEF ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल E 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर
पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसके रूल के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल DEF में हाइपोटेनियस क्या है? यस, हाइपोटेनियस का नाम क्या है? वेरी गुड, DF स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का जो बेस है उसका नाम क्या है? EF स्क्वायर प्लस हाइट का नाम क्या है? ED, तो ED स्क्वायर। ये हमने कौन से थ्योरम के हिसाब से लिखा? पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इसे लिखा है। अब हमको यहाँ पर इनके वैल्यूज पुटअप करना है। तो वैल्यूज पुटअप करने से पहले हम कुछ चीज़ें कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर EF की जो लेंथ है वो हम कितनी कंसिडर करेंगे? A, और ED की लेंथ भी हम कितनी कंसिडर करेंगे? A। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। EF की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ, EF की लेंथ कितनी है? आप ध्यान से डायग्राम को देखते जाइए। EF की लेंथ कितनी है? A है। और ED, इसकी लेंथ भी कितनी है? A है। हमको जितने भी लेंथ है यहाँ पर उनकी सबकी लेंथ इक्वल ही कंसीडर करना है A। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है, इसलिए हम B नहीं बोल सकते कभी भी, यहाँ पर A ही बोलेंगे। जब एक बार A बोले हैं तो पूरे A रहेंगे। तो ये वैल्यूज आप इसमें रखिए। EF की वैल्यू A रखिए तो A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ED की वैल्यू भी आप A रखिए तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो 1A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 2A स्क्वायर। तो पूरा इक्वेशन कैसे दिख रहा है? DF स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ओके, तो ये हमको इक्वेशन मिला है, DF स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल AFD के बारे में सोचेंगे, जो कि बॉडी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल AFD ये बॉडी ट्रायंगल है। क्यों बॉडी ट्रायंगल है? क्योंकि इस यूनिट सेल के बॉडी से वो पास हो रहा है। अब यहाँ पर कौन सा एंगल आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को। यस, बताइए कौन सा एंगल? एंगल D। ये 90 डिग्री का आपको नजर आ रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल D लिखना है तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ADF, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एंगल ADF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो फिर ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसलिए हम इसको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। चलिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है बताइए आप? यस, बिल्कुल सही है, AF। ये हाइपोटेनियस है तो AF स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, बेस क्या है? DF, और हाइट क्या है? AD। तो हाइट आएगी AD स्क्वायर, ये हाइट हो गई, प्लस उसका बेस क्या हो गया? DF स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन हमने किसके हिसाब से लिखा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। AD की जो लेंथ है हमको कितनी कंसीडर करना पड़ेगी? AD A इतनी कंसीडर करना पड़ेगी, AD की लेंथ A। ओके, तो फिर हम ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, AF स्क्वायर इज इक्वल टू, AD की वैल्यू A रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। अब हमको DF स्क्वायर की वैल्यू रखना है बच्चों। तो ये अभी हमने DF स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, और वो कितनी आई है? 2A स्क्वायर। तो वो वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, AF स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2A स्क्वायर। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा?
1a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 3a²। ओके, बिल्कुल सही है। तो af² इज इक्वल टू 3a²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, af² इज इक्वल टू 3a²। यह आएगा। हमको af का स्क्वायर निकाल देना है, तो हम af लिखेंगे सिर्फ। उसका रूल क्या है मैथ्स का, कि जब आप लेफ्ट साइड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो राइट साइड की वैल्यू को क्या में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे। तो अंडर रूट 3a², ऐसा आएगा। अब यहाँ पर a का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसको जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, af इज इक्वल टू 3 को हाफ स्क्वायर रूट के अंदर रहने देंगे और a² को आप बाहर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, a। तो af इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, ऐसा आंसर आएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमको af की और एक वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर af, ये 3 स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। af को ध्यान से देखिए आप, तो af में 3 स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसकी जो एग्जैक्टली जो लेंथ है, अगर स्फीयर्स का जो रेडियस हम कंसिडर करते हैं तो स्फीयर a को देखिए, उसका रेडियस यहाँ पर आ रहा है। अब स्फीयर c के कितने रेडियस इसमें आ रहे हैं, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, 2 रेडियस। और स्फीयर f का कितना रेडियस इस af के अंदर आ रहा है, 1 रेडियस। तो आप इन सारे रेडियस को सम अप कीजिए। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, af इज इक्वल टू क्या आएगा, a का कितना रेडियस, 1 रेडियस इसमें आ रहा है इस लेंथ के अंदर, प्लस c के कितने रेडियस आ रहे हैं, 2 रेडियस। इसको 2 बार लिखिए, r प्लस r। और स्फीयर f का कितना रेडियस आ रहा है इस लेंथ के अंदर, af के अंदर, 1 रेडियस, 1r। तो 1r प्लस 1r प्लस 1r प्लस 1r यानी कितने हो गए, 4r। तो af इज इक्वल टू 4r, ये आ गया बच्चों। अब ये वैल्यू af इज इक्वल टू 4r हम यहाँ पर रखेंगे इसमें। तो देखिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा, af की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू a, ऐसा आएगा। अब हमको इस फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर हम कैलकुलेट कर रहे बच्चों। तो फिर r को मैं लेफ्ट साइड में रहने देता हूँ, r इज इक्वल टू, और 4 को जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो फिर क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a। ये आ गया बच्चों हमारा रेडियस। रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि रेडियस ऑफ एटम, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू a। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 2 होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला हम कहाँ से ला रहे हैं, ज्योमेट्री से ला रहे हैं। ज्योमेट्री में स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला फिक्स है, वही फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट ज्योमेट्री से लाया है, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या चेंज ला सकते हैं, r की वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप में अभी भी कैलकुलेट की है, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या है बच्चों, r इज इक्वल टू कितना है, अभी हमने मालूम किया, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू a। ये वैल्यू आप इसमें रखिए इस इक्वेशन में, 4/3 पाई, r की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 अपॉन 4 a रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई
इंटू अंडर रूट 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। 4 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। ए हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, वो भी लिख देते हैं, ए रेज टू द पावर 3। इसको सॉल्व करना है तो 4/3 पाई इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ओके, तो अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर आएगा उसका आंसर यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा देंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा, 64 इंटू ए क्यूब, इस तरह से आएगा। ओके, 4/3 पाई अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू ए क्यूब। अब हमने यहाँ पर अंडर रूट 3 स्क्वायर को, बच्चों अंडर रूट 3 को मैंने यहाँ सेकंड स्टेप में 3 रेज टू द पावर 1/2 लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 3 को 3 रेज टू द पावर 1/2 और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर है इंटू अंडर रूट 3, बाकी सब एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये स्टेप आप देखिए, 4/3 पाई और 3, अब ये 2 जो ब्रैकेट का पावर है और ये 1/2 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 रेज टू द पावर 2/2 इंटू अंडर रूट 3 और 2 कैंसिल होने के बाद ये 3 बच जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 3/64 इस तरह से आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अंडर रूट 3 स्क्वायर, इसका आंसर कभी भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो वो 3 कैसे आ गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर का आंसर 3 कैसे आ गया, इसके लिए मैंने थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ाकर यहाँ पर बताए हैं कि अंडर रूट 3 को 3 रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं और इस तरह से वो 2/2 वो कैंसिल हो गए और बच गया 3। ओके, अब इसको हम स्टेप को सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 1 जा 4, कैरी कितने हो गए 2, तो 4 6 जा 24 ये होगा, और यहाँ पर ये 3 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल रहा है जी, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 और क्या बचा है, पाई बचा है इंटू ए क्यूब। ओके, ये हमारा आंसर आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया है, अंडर रूट 3 divided by 16 pi a cube. This is our final answer. अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। स्टेप 3, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब स्फीयर्स। तो हमको पता है BCC contains how many particles, how many spheres, 2 spheres। ये 2 spheres कैसे आए, ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करके बताया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो BCC contains 2 spheres, तो फिर टोटल वॉल्यूम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, उसे हम यहां पर रखेंगे, अंडर रूट 3/16 पाई ए क्यूब, ये वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 पाई ए क्यूब। ये क्या आया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ओके, अब लास्ट स्टेप है स्टेप 4,
अब हम पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स divided by total volume of unit cell, total volume of unit cell in 100। तो अब सिर्फ हमको वैल्यूज पुटअप करना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अभी हमने कैलकुलेट किया है √3/8 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमेशा आपको पता है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और तीनों वैल्यू सेम रहेंगे, a इंटू ए इंटू ए। तो आंसर आएगा a क्यूब। वही वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, a क्यूब इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। a क्यूब को हमको न्यूमरेटर में लेकर जाना है, यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो a क्यूब का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो √3/8 पाई a क्यूब इंटू क्या होगा? 1/a क्यूब। ओके, 1/a क्यूब इंटू 100। अब यहां पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही, a क्यूब और a क्यूब ये कैंसिल होगा। तो अब वैल्यूज आपको यहां पर क्या वैल्यूज पुटअप करना है? √3 की वैल्यू आपको पुटअप करना है, और वो अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी 1.732 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू आपको पुटअप करना है जो कि फिक्स होती है 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, डिवाइडेड बाय 8। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कितना आएगा? 68%। ये परसेंट में लिखना है हमको, पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में होती है, और इसीलिए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये 68% इसका क्या आ गया? पैकिंग इफिशियंसी। यानी इतनी स्पेस एटम्स के जरिए ऑक्युपाई की गई है, एटम्स के जरिए समाई गई है। तो फिर जो खाली स्पेस है, वॉइड स्पेस, वो कितना होगा बच्चों? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ऑक्युपाइड स्पेस इतना है, ऑक्युपाइड स्पेस कितना है? 68%। तो एम्प्टी स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस, इज इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस जो ऑक्युपाइड स्पेस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं और पैकिंग इफिशियंसी बोल रहे हैं। तो 100 माइनस 68, क्या आंसर आएगा? 32%। इतना वॉइड स्पेस यहां पर है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच कीजिए। जहां आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स तैयार कीजिए, और उसके बाद इसको आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।